आदाब। स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं परवेज़ अहमद, जो कि दाली उद्यानपुर के नायब सरपंच है, और साथ ही में जो वहाँ के सरपंच हैं उनके हस्बैंड भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। और काफ़ी ज़्यादा आज का जो इशू है, काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात इन पे लगाए गए हैं। इनके जो वहाँ के एक्स सरपंच रह चुके हैं, उनका कहना ये है कि ये जो हैं देशद्रोही है, यानी उन्होंने देश के खिलाफ काफ़ी साजिशें की हुई है। और बात करें इनके इलाके को लेके, तो वहाँ पर जो मस्जिद हैं या दरगाहें हैं, जो भी वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर जितनी भी फंडिंग होती है वो बाहर से की जाती है। आखिर बाहर कहाँ से की जाती है, वो बातचीत हम करेंगे इनसे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप पे जो इल्ज़ामात आज लगे हुए हैं, ठीक है, कल भी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिस पे साफ बताया गया है, जो कि आपके एक्स सरपंच वहाँ पर रह चुके हैं, उनका ये कहना है कि आपकी जो भी फंडिंग वहाँ पर होती है वो बाहर से होती है। आखिर कहाँ बाहर से होती है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने भी गालिबन कल वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी शिवम चैनल डोडा के साथ। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि दहार बी के सरपंच और नायब सरपंच ने मुखबिरी की है भरत पोस्ट में। सबसे पहले सर मैं आपको ये बात बताऊं कि मैं इसको सीरियसली भी लेता हूं, लेकिन ज़्यादा अहमियत देता भी नहीं हूं, इसलिए कि जहां हमारा डिस्ट्रिक्ट हेड जो है डीसी साहब, उसके खिलाफ भी एक्स सरपंच साहब ने बोला कि डिस्ट्रिक्ट का हेड जो है वो करप्ट है। तो हमारी तो औकात ही नहीं है उसमें कि हम पंचायत लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे हम क्या करते हैं। वो तो मैं समझता हूँ कि डीसी साहब को भी इंक्वायरी लेनी चाहिए इस बारे में कि उसके पास क्या सबूत है हमारा डिस्ट्रिक्ट हेड जो है वो करप्ट है। रही बात हम पे जो इल्ज़ाम है, ये 5 सितंबर की बात है। पोंडा मिडिल स्कूल में उद्यानपुर से आर्मी आई हुई थी। वो जब वहाँ पर बैठे 2-3 दिनों से, तो उस दिन हमने भी ये प्रोग्राम किया इंसानियत के नाते और अपनी ज़िम्मेदारी समझ के हम भी उनके पास गए कि आप यहाँ पर आए हैं, हमारे लायक अगर कुछ है, कोई बिस्तरा वगैरह पानी है वो, मतलब उस हिसाब से हम उनके पास गए। उन्होंने बोला कि आपका शुक्रिया, आप यहाँ आए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, फौज के पास सब कुछ होता है। हम जब वहाँ से निकल गए तो एक्स सरपंच साहब और उनके साथ भी शायद 2-4 लोग थे, वो गए वहाँ पे। अल्लाह जाने उन्होंने क्या बात की मेजर साहब से वहाँ पे, लेकिन वहाँ से जब वो निकले तो उन्होंने लोगों में एक बात फैला दी कि हमें जी इंक्वायरी हुई कि ये जो दरगाह है पोंडा में, मदरसा है और मस्जिद है, इसकी आर्मी वालों ने हमें पूछा कि शमसुद्दीन राथर और परवेज़ अहमद पीर ने, जो सरपंच और नायब सरपंच है, इन्होंने आर्मी मेजर को बोला बकौले मेजर साहब के, कि मेजर साहब ने हमें बोला कि इन लोगों ने हमें बोला कि इनकी आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इनको जो पैसे आते हैं मदरसे और मस्जिद की, ये कहाँ से आते हैं। तो उन्होंने वो बात लोगों में फैला दी। हमारी जो रेपुटेशन गांव में ख़राब हो गई, हमें लोग बात करने के लिए तैयार नहीं हुए, सलाम हमारी नहीं सुनने लगे। तो हमने उनको पब्लिकली हमने बोला कि अगर आप बात करना चाहते हैं हमसे कीजिए, हम अपनी सफाई पेश करेंगे अगर हम पे सबूत होती है ऐसी बात। तो वो तैयार नहीं हुए, उन्होंने भी लाइटली लिया उस बात को। और फिर जुमा के दिन खुतबे के अंदर वहाँ पर जो मुकर्रीन हैं उन्होंने भी बोला कि अल्लाह ताला मतलब हम पे कैसे मेहरबान होगा कि मदरसों के पीछे, उन्होंने इनडायरेक्टली हमारा नाम नहीं लिया, लेकिन वाज के दौरान वहाँ पे बातें आई। एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा कि इल्ज़ामात जो आप पर उन्हें लगाए गए, आखिर किस बिना पे उन्हें लगाए गए? क्योंकि इल्ज़ामात किसी पे लगाना, वो भी देशद्रोही होने का मजाक नहीं है। जी बिल्कुल। तो क्या उनके पास कोई ऐसे सबूत हैं जो आपके खिलाफ हैं? सर बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, न सबूत है। उसमें वजह यह है कि हमारी उनसे जो है देरीना मतलब अदावत है, वो भी पॉलिटिकली है। 2011 में मैंने इलेक्शन लड़ा था उस सरपंच साहब के खिलाफ, 350 वोट मैंने लिए थे, मैंने हारा था उस दिन, लेकिन हमने वो हार नहीं मानी क्योंकि एक पुराना सरपंच, मेरी 80 डेट ऑफ बर्थ है, वो 77 में सरपंच था। उन दिनों आलूगाह, दार, दशनान और कोटी एक पंचायत हुआ करती थी। अभी तो उस चीज़ को पहले हम रोकते हैं यहाँ पर। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर उन्होंने आप पे इल्ज़ामात लगाया तो किस बिना पे लगाया, और अगर वो सच नहीं है तो क्या उन पे भी कोई कार्रवाई इस पर की जा रही है? बिल्कुल होगी, हमने की है। मेजर साहब से आज मेरी सुबह बात हुई भारत में, मैंने उनको वो वीडियो लिंक भी शेयर की है, व्हाट्सएप पे डाली है, उनको अपनी रिक्वेस्ट भी की है कि मेजर साहब आपकी वजह से हमारी पंचायत में ऐसा हो रहा है, अगर हमें कल को जान का खतरा हो सकता है,
तो उसके नहीं, जिम्मेदार ये चीज़ तो है ना, ये चीज़ तो वो गलत होंगे, है। आप पे लेकिन- अभी इल्ज़ामात लगे हुए हैं तो इस पे आप देशद्रोही साबित हो रहे हैं, क्योंकि उनका डायरेक्ट कहना है कि आपको फंडिंग बाहर से होती है। और ये बाहर से मतलब क्या था, जो सर, बाहर का मतलब वो आखिर उसका क्या है? जवाब वही देंगे। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप उनको लाइए सामने, एक दिन डिबेट करेंगे। अलग हम लोगों के लिए काम करते हैं, अगर वो भी सरपंच थे वो भी लोगों के लिए काम करते थे। मैं ज़ाती तौर उनके रेस्पेक्ट करता हूँ, बुज़ुर्ग हैं। लेकिन अगर उन्होंने ऐसी बात की है, उनको सामने आना चाहिए। हम 2 दिन में देख रहे हैं, मेजर साहब से मेरी बात हुई है, मैंने उनको वीडियो भेजा है और रिक्वेस्ट की है। उन्होंने 2 दिन बोला है कि हम 2 दिन में इसका फाइनलाइज करेंगे, क्या मसला है क्या नहीं है। अगर नहीं तो हम और कुछ हम करेंगे, एसएसपी साहब के पास जाएंगे, डीसी साहब के पास जाएंगे। क्योंकि अगर हमने जमहूरी निज़ाम के रहते, जमहूरी निज़ाम के अंदर हमने इलेक्शन लड़ा है, कोई चोरी नहीं की है, लोगों ने सपोर्ट की है, हमने जीता। तो उसको लोगों ने सपोर्ट नहीं की, उसने हारा। लेकिन आपको मैं 2 मिनट आपके मैं मज़ीद लेना चाहूँगा, वो ये कि उस सरपंच जो वो उसने बोला कि मैं पुलिस के साथ ही घर में निपटाता था मसले। लेकिन मैं कहता हूँ ये आपको कि 2009 में एक डेपुटेशन की लीड कर रहा था मैं सीओ साहब के पास, और मुझे उसमें एफआईआर लग गई मेरे खिलाफ, इलत नंबर 242 2009 अंडर सेक्शन 436। वो फिर नॉट एडमिट हो गया केस, मेरे खिलाफ चालान भी नहीं हुआ उसमें। लेकिन वो ये था कि उन्होंने ये बोलते भी हमें कि हम प्रोफेशनल पॉलिटिशियन हैं, तुम्हारी क्या औकात है, तुम हमारे खिलाफ लड़ोगे इलेक्शन। तो उसके बाद फिर 11 में इलेक्शन हुआ। उसके बाद सर 2014 में इलत नंबर 6 2020 अंडर सेक्शन 307 मेरे खिलाफ एफआईआर लगी डोडा थाने में। अफसोस से ये मैं कह रहा हूँ कि यहाँ की पुलिस भी नहीं ये सोचती है कि यार अगर कोई दरख्वास्त देता है हम इंक्वायरी करेंगे, सही क्या है गलत है क्या है। 307 में एफआईआर लग गई, अदालतों में छुट्टियां थी, मुझे जम्मू हाई कोर्ट रगड़ना पड़ा, मुझे जनाब वहाँ से फिर सीट बनवाई ले दे के ये हुआ कि केस नॉट एडमिट हुआ और मतलब हमारे खिलाफ चालान सर प्लीज़। उसके बाद इलत नंबर 20 2020 अंडर सेक्शन 8/20 NDPS एक्ट मेरे भाई की गाड़ी में चरस बांधी उन लोगों ने, और वो 120 दिन अंदर रहा। वो कमर्शियल क्वांटिटी में आती थी, उसकी बेल भी नहीं है। लेकिन पुलिस के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फेयर इन्वेस्टिगेशन की और मेरे भाई को 4 महीने के बाद छोड़ा। उसके बाद सर अब इलेक्शन जो DDC के इलेक्शन हुए पिछले दिनों, जाहिर सी बात है हम तो पॉलिटिशियन नहीं हैं, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन अब ये शौक है, गाँव में करते हैं लोग, किसी भी एक पार्टी के साथ रहते हैं तो बात करते हैं। हम भी अपने हिसाब से कर रहे थे। 12 दिसंबर 2020 13 को इलेक्शन थे। इसी एक्स सरपंच साहब का लड़का जो है जावेद अहमद, सरकारी टीचर है, वो आल पंचायत में गया वोट मांगने के सिलसिले में, एक टीचर, और दूसरी पंचायत में गया, वहाँ पर लोगों ने, रात का मसला था, किसी ने पत्थर फेंक दिया और उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। नहीं, इन चीज़ों पे सर, इन चीज़ों पे तो हम बात करेंगे, ये तो आगे हम इस पे भी मज़ीद बात करेंगे। लेकिन अभी जो मेन मुद्दा जो आप पे इल्ज़ाम अभी लगा हुआ है, तो आपको क्या लगता है वो किस हद तक सही है? अगर वो सही नहीं निकला तो उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर हम कार्रवाई, हमें उम्मीद है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक कोई भी एजेंसी ने आपको बुलाया, आप पे कोई कार्रवाई अभी हुई इस बयान को लेके? सर अभी तक CID से हमारी, उन्होंने हमें पूछा कि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आपके खिलाफ है, तो ये टेरर फंडिंग है क्या है, कहाँ से हो रही है। हमने बोला कि ये आप उनसे पूछ लीजिए जिन्होंने एलिगेशन हम पे लगाए हैं, हमारे नॉलेज में कोई बात नहीं है, ना ऐसा कुछ है। हमने पूरी स्टोरी उनको भी बताई, तो मेजर साहब को भी हमने बताया। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। आपके माध्यम से, आपकी वसातत से हम गुजारिश करते हैं हम पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि प्लीज़ इन मसलों को देख लीजिए। मतलब लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट हो जाएगा या बहुत कुछ हो सकता है। मैं मतलब बिल्कुल फ्रैंकली बोलता हूँ, मुझे हक बात करने में मुझे ना कोई डर है ना कोई शर्म है। मैं हक बात कहीं भी किसी भी मोड़ पे कर सकता हूँ। तो हम चाहते हैं कि, और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप एक्स सरपंच साहब को एक दिन बुलाइए, यहाँ पे डिबेट करेंगे डेवलपमेंट के हवाले से, ये क्या क्या मसाइल हैं, आमने सामने बात करेंगे। उनसे भी बातचीत होगी इस बारे को लेके, हम आपको भी उनके सामने बिठा के हम उससे भी बातचीत करेंगे। लेकिन अभी जो मेन मुद्दा था इल्ज़ामात का, उसके अलावा हम और भी बातचीत करते हैं आपके इलाके को लेके कि आपका इलाका वहाँ पर जो मेन मुद्दे वहाँ पर थे, जिस तरह स्कूल की हम बात करें, पंचायत घर की हम बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा मुद्दे वहाँ पर जो अभी खड़े हो रहे थे, ठीक है, जो अभी बर्निंग इशू वहाँ के हैं। तो आखिर क्या वजह रही कि अभी तक वो स्कूल वहाँ पर प्रॉपर नहीं बने? क्या वजह रही कि जो पंचायत घर वहाँ पर है वो अभी तक नहीं चले? इस बारे में आपका क्या सर, इस मौजू पे बात करने से पहले मेरी गुजारिश है कि मेरी एक बात अधूरी रही थी, वो मैं कंप्लीट करता हूँ, थोड़ी सी है। बोले सर।
12 दिसंबर की रात जब वो आल में गए, उनकी गाड़ी टूटी। जो आल के सरपंच हैं, मेरे दोस्त हैं मोहम्मद शफी मागरे, उन्होंने उस दिन फ़ोन किया तहसीलदार साहब डोडा को, दर्जा अव्वल मजिस्ट्रेट हैं, उनको फ़ोन किया, SHO साहब डोडा को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हमारी पंचायत में जावेद अहमद जो है टीचर सरकारी, उसके साथ और भी लोग हैं, वो आए हैं, उन्होंने हमला भी किया मागरे साहब पे। तो वहाँ पर SHO साहब ने कुल्हाड़ पोस्ट से पुलिस भेजी, वहाँ पे STF के जवान भेजे और उन्होंने पूरा मौका मुलाजा किया वहाँ पे। तो दूसरे दिन इलेक्शन था, 14 तारीख को गालबन उनकी बात हुई एक्स सरपंच साहब से और उन्होंने 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए उसको कि आपकी गाड़ी टूटी है, आप ये लीजिए पैसा और ये मेरी बदनामी होगी पंचायत में, अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है बदनामी होगी। वो जनाब 10,000 भी लिए और 16 तारीख को FIR हमारे खिलाफ थाने में लग गई। मतलब बड़े अफसोस का मुकाम ये है कि पुलिस SHO साहब को पता है, तहसीलदार साहब डोडा को पता है, कुल्हाड़ पोस्ट को पता है कि टीचर आया वहाँ पे और ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ, उल्टा FIR हम पे लॉन्च हो गई। तो एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे और पूछना चाहूँगा कि अभी अगर हम बात करें सरपंची को लेके, तो आपने अभी नई जो भी सरपंची संभाली हुई है, और इससे पहले अगर हम बात करें तो कितना टाइम हुआ जो एक्स सरपंच वहाँ पर थे, उनने कितने टाइम वहाँ पर? सर 1977 में, तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, वो सरपंच थे। 7 पंचायतें आलूगा, दारदशनान और कोटी, वो आज 6 पंचायतें हैं, वो थे। लेकिन स्कूलों की बात जो आपने अभी की थी, मैं उस पर आऊँगा। मुद्दे की बात है वो ये कि मिडिल स्कूल पोंडा जी जगह पे मतलब कंस्ट्रक्ट हुआ है और वहाँ पर पंचायत घर भी है। हमने तब भी एडमिनिस्ट्रेशन को बोला था, जो डिपार्टमेंट है कंसर्न, उनको बोला था कि ये स्लाइडिंग जोन है, यहाँ पर पत्थर आते हैं ऊपर से, ये अनसेफ जगह है, मेहरबानी करके इस जगह पर मत कंस्ट्रक्शन कीजिए आप। लेकिन वो शामला दह ज़मीन थी और एक्स सरपंच साहब, उसके भाई और बच्चों के नाम पे 150 प्लस कनाल दहार बी में ज़मीन है जो शामला दह और खालसा सरकार है। और वही जब उन्होंने वो अपने नाम कराई ज़मीन, तो जाहिर सी बात है वो डोनेट भी करते गए और कंस्ट्रक्शन भी वही, ठेका वगैरह जो भी था वही करने लगे वहाँ पे। तो 2009 में एक पत्थर आया वहाँ पे, इत्फाकन उस दिन एतवार था, और वो बड़ा पत्थर ऊपर से आया, मिडिल स्कूल पोंडा की दीवार तोड़ के कमरे में है वो। आज की डेट में भी सर 2009 से लेके आज 2021 चल रहा है, वो वहीं पे है पत्थर। और अगर 18 तक वो सरपंच साहब थे तो उन्होंने बोला कि 18 तक निज़ाम चलता था, बहुत निज़ाम चलता था, कोई निज़ाम वहाँ पर नहीं था। आप स्कूलों की हालत अगर वहाँ देखेंगे अब बहुत बुरी कंडीशन है, बच्चों का मुस्तकबिल जो है किस डगर पे जा रहा है, किस ओर जा रहा है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। और हमारे लोग जो हैं वही कहने लगे उनको वो बेशऊर लोग हैं जी। एक्स सरपंच साहब ने कल बोला कि वो बेशऊर लोग हैं, उनको पता नहीं। यानी अगर आपके कहने का मतलब ये है कि अगर लगभग 40 साल उनने वहाँ पर राज किया, तो उसके बाद जब वो हारे तो शायद उनको सदमा लगा हुआ है, दैट्स वाई उनने ऐसे ऐसे बयानात यहाँ पर दिए हुए हैं। हम इनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। सर आप मुझे बताइए, तो आप क्या कहना चाहोगे जो इल्ज़ामात आपकी वाइफ पे लगे हुए हैं, जो सरपंच है वहाँ पर? सर शुक्रिया आपका। जो इल्ज़ामात लगने थे वो तो हमें लग गए, वो इस वजह से लगे 47 साल जब इन्होंने हुकूमत की, गरीबों का खून चूस के रखा था इन्होंने। 47 साल लोगों ने इनकी गुलामी की, गुलाम बनकर रहे। 47 साल में इन्होंने क्या किया, जहाँ पर भी गवर्नमेंट की ज़मीन थी वो अपने नाम करा दी। तो 47 साल के बाद जब इलेक्शन दोबारा फिर आए तो लेडीज़ थी, लेडीज़, उसने अपनी बीबी को जब वहाँ उठाया तो लोगों ने ये नागवार समझा, बोलने लगे नहीं जी आप इस बार हम किसी दूसरे को चुन लेंगे, इसलिए मेरी बीबी वहाँ पर इस वक्त सरपंच है। उनको ये काम सदमा नहीं लगा होगा कि इन्होंने 47 साल खून लोगों का चूस कर रखा था, तो आज जब दूसरा आया कोई, तो हाँ इन्होंने तो इल्ज़ामात लगाने हैं हम पे, क्योंकि वो इल्ज़ामात इसलिए वो हम पे लगा रहे हैं कि लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे। मगर इंशाल्लाह ये उम्मीद हमें नहीं है, लोग हमारे साथ जुड़े हैं, लोग हमारे साथ हैं, ये अब हमें पूरी उम्मीद है। हमने लोगों के साथ इत्फाक रखा है, इनकी तरह नहीं कि खून चूसेंगे हम लोगों का, हम खून चूसेंगे नहीं, हम लोगों के काम करेंगे। जो 47 साल इसने नहीं किया हमने 2 साल में करके दिखाए हैं। हम इंशाल्लाह जब हमारा कोई भी ऑफिसर, कोई भी मीडिया ऊपर आएगी, हम 2 साल का काम भी दिखाएंगे और 47 साल का भी काम दिखाएंगे।
तो अगर बात करें इतने टाइम का टर्नओवर अभी हो गया, तो कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट तब हुई थी और कितनी ज़्यादा इन 2 सालों में हुई? नहीं सर, वो जितना पैसा बाहर से आता था तो वो तो उसके अपने मकान में घर में लगा हुआ था काम, किसी को नहीं मिला। जिसको दिया भी 10,000 20,000, और वो काफ़ी लोग हैं इस वक्त हमारे पास जिन लोगों को उसने 20,000 रुपया दिया, और 20,000 जब उसने बैंक से निकाला और 10,000 उससे वापस लिया। उसने वैसे काम किए हैं, गरीबों का खून चूस के रखा है। तो उसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अब जो मेन मुद्दा, देखो अभी सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ इस चीज़ का है क्योंकि आप देशद्रोही करार उनकी नज़रों में, क्योंकि उस पर आप पे काफ़ी ज़्यादा एक्शंस अभी होंगे, आपसे भी पूछताछ होगी, बार बार आपसे पूछा जाएगा कि आखिर ये मसला है क्या, फंडिंग आती कहाँ से है। तो क्या लगता है अब आपको कि अगर उस चीज़ पे अगर आप सही साबित निकले, यानी आप लगा कि फंडिंग बाहर से आ रही, तो आप पे तो एक्शन होगा ही होगा, और इन केस अगर आप नहीं निकले, मतलब आप वो गलत निकले, तो आपको क्या लगता है उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? असल में शायद मुझे ये बात यहाँ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कर दूंगा क्योंकि अंदर से जब बात मेरा मन बोल रहा है तो बोल दूंगा। इस होम मिनिस्ट्री की चक्की में हम गुज़श्ता 20 सालों से पिस रहे हैं, तो अगर हम और भी पिसेंगे तो हमें यह होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला के पास, लोगों के पास, अगर हम गलत होंगे तो हमें उसकी जवाबदेही होगी। लेकिन उम्मीद है, क्योंकि हमारे मुल्क को जिस चीज़ ने कायम और स्टैंड रखा है वो यहाँ का कानून है। कानून यहाँ का बख्शता किसी को भी नहीं है, भले ही देर सवेर, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम पे जो एलिगेशन है, और हम चाहेंगे, हम खुद भी किसी भी एजेंसी के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। हमने ऐसी बात की नहीं, और हमारी उम्मीद रहेगी जो 8RR हमारी 10RR की 8RR है जो तो एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो ये आर्मी की अब बात कर रहे हैं कि कैप्टन साहब वहाँ पर थे, आपसे उनसे भी पूछताछ की, तो क्या इस बारे में जो अभी मसला हुआ, ठीक है, आप उनसे बात की, उनका क्या रिप्लाई आया, तो उनने क्या कहा इस चीज़ को? उन्होंने ये बोला कि हमारा वो रूटीन वर्क था जो हम वहाँ पर आए थे, रूटीन चक्कर हमारा था, इलाकों में हम चलते रहते हैं, और हमारी ये ड्यूटी है, कहाँ मदरसा है, कहाँ मस्जिद है, कहाँ मंदिर है, यह हमारा ऑफिशियल वर्क है, रूटीन वर्क है। और मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है मेजर साहब की, वहाँ पर जो उनके क्लर्क है उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है कि आपने बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं वहाँ पर की थी। हमने सिर्फ पोंडा में ही नहीं, हमने जो हमारी जुरिडिक्शन है, हमने उन पूरे इलाके की डिटेल हमने कलेक्ट की है, और वो हमारा रूटीन वर्क है, हम करते हैं। कौन सी मस्जिद कहाँ पे है, इमाम साहब कौन है, मदरसा कहाँ पे है, कौन से बच्चे पढ़ते हैं, ये उनका अपना काम है। तो हमारा कोई उसमें अमल दखल नहीं है, और ना हमने, मतलब हम खुद भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर हमारी उम्मीद है ये है कि अब कार्रवाई आगे हो जाएगी, और एक्स सरपंच साहब से पूछेंगे कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, जो उसके पास सबूत होगा, अगर हम कल्प्रिट पाए गए तो जाहिर सी बात है हमें तो लोग फिलहाल माफ़ नहीं करेंगे। तो उसके अलावा आपके वहाँ पंचायत घर भी है जिसको ताला लगाया गया है, तो उस बारे में क्या कहना है कि आखिर वो बनाया किस लिए गया हुआ, अगर वहाँ पर ताला ही लगाना था? हम इतने मजबूर हैं, हमारी जब वहाँ पर कभी ग्राम सभा होती है, वहाँ पर ना बाथरूम है, ना पानी है, ना बैठने का कोई इंतज़ाम है, धूप में सर फटते हैं, वहाँ पे ब्रेन हेमरेज होने का खतरा है बुज़ुर्गों को, वहाँ पर आते नहीं है। मतलब गर्मियों के मौसम में जब भी वहाँ ग्राम सभा होती है वहाँ पे आता नहीं है कोई। तो वो पंचायत घर का आखिर क्या काम है वहाँ पे, वो बनाया किस लिए वो गया है? असल में 2011-12 में, मतलब हमने उस वक्त भी उसकी मुखालफत की थी, और हम ऑनरेबल कोर्ट में भी गए, हमने बोला उनको कि गलत जगह पे तामीर हो रही है, लेकिन उसमें यह हुआ कि उन दिनों सरपंच वो था, सरपंच और उसके 6 मेंबरों ने वहाँ पे एक्सेप्ट की ये जगह अच्छी है, तो उन्होंने वो कंस्ट्रक्शन वहाँ पर पूरी कर दी। कोर्ट ने बोला कि अगर पंचायत कोरम बोलता है कि ये जगह अच्छी है, तो कोर्ट ने वही माना कि ये 7 लोग जो पंचायत मेंबरान और सरपंच है, यही पूरी पंचायत है, तो उस वजह से वो कंस्ट्रक्शन उसकी वहाँ पे हुई। लेकिन उसका 16 लाख से ज़्यादा पैसा अभी तक निकल चुका है, लेकिन ना वहाँ पर प्लास्टर हुआ उसका, ना बाथरूम है, ना पानी है, ना कुछ है। तो और हमने अगर इतना ज़्यादा पैसा वहाँ पर लगाया गया है, तो उस पर कोई पूछताछ क्यों नहीं हुई? क्या वो पैसा वहाँ लगा भी नहीं, प्रॉपर लगा भी वहाँ पर नहीं लगा? इतना पैसा वहाँ पर अगर लगाया गया है तो यूज़ क्यों नहीं हो रहा है? सर अल्लाह बेहतर जाने, हम खुद परेशान हैं इस मसले में। लेकिन हम तक जो था, देखो हम सार तो फोड़ेंगे नहीं, हम लीगली काम करते हैं, हमने रेजोल्यूशन डाले हैं, बीडीओ साहब जो हमारे हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि पंचायत घर को आप कंप्लीट करके हमें दीजिए, हमारा दफ्तर होना चाहिए था। ये तो 2 साल पंचायत घर वहाँ पर कब बना हुआ है? वो 2013-14 में शायद उसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी, 4-5 साल उसका झगड़ा रहा, अब वो तैयार है। कोर्ट ने फैसला दिया था कि जिस जगह पे बना है
वहीं ठीक है, लेकिन तब से वो अधूरा पड़ा है। अब कितना पैसा आया, उसका कितना बैलेंस है, क्या कुछ है, हमारे नॉलेज में वो है नहीं ना, हमें कोई वो रिकॉर्ड देता है। लेकिन हमने गुजारिश की थी डिपार्टमेंट से, एसीडी साहब से, बीडीओ साहब से कि हमें आप पंचायत घर तैयार करके दीजिए, हम वहाँ पर मीटिंग किया करेंगे, बैठेंगे, हम सफ़र करते हैं वहाँ पे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उसके अलावा अगर हम बात करें स्कूल में, तो कितने बच्चे उस स्कूल में अभी तक? सर उस स्कूल में मुझे नहीं लगता है कि 15-20 बच्चे आज होंगे। 6-7 टीचर्स हैं वहाँ पे, वो भी फीमेल हैं सारी। और हमें, क्योंकि वो जगह जो है बड़ी मतलब अच्छी जगह नहीं है वो, और हम जाना तो भी नहीं चाहते। 15 बच्चों के लिए 7 टीचर वहाँ पर लगाए गए? बिल्कुल हैं, ऐसा हर जगह पे है। आखिर वो क्या है, बच्चे कम है और टीचर लगभग ज़्यादा ही दिख रहे हैं हमें। एक बच्चे के लिए एक टीचर लगाया गया है सर एक उसमें देखे ना, एक उसमें भी हमें एक चीज़ दिखने को मिलती है, जितने भी टीचर वहाँ पर हैं वो न तो स्कूल का भी टाइम, अभी तो चलो कोरोना का टाइम है जिसकी वजह से अभी एक्सक्यूज़ मिलता है, लेकिन आज से पहले की अगर हम बात करें तो जो लोकल्स वहाँ पर टीचर्स होते हैं कोई भी स्कूल टाइम पर नहीं जाता, या ना ही वो स्कूल सर बिल्कुल नहीं जाता है। और आप उस स्कूल का रिकॉर्ड अगर देखेंगे, मैंने पहले भी एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि उस स्कूल से किसी भी बच्चे ने मैट्रिक पास नहीं किया है। यानी उस स्कूल से जिस भी बच्चे ने तालीम हासिल की है, जो 8वीं पास करके निकला, उसने 10वीं पास नहीं की है, नहीं कर पाया है, वो ढेर हो जाते हैं। और वहाँ पर जो फीमेल टीचर्स हैं 2-4 वो आती हैं, ना कोई पूछने वाला है ना कोई कुछ। वहाँ पर एडीसी साहब, बीडीओ, एसीडी उस पंचायत घर की वजह से वो सब आए, उन्होंने वो पत्थर देखे, स्कूलों की हालत देखी। और सर मैं कहता हूँ कि अगर हुकूमत होती, अगर कानून कहीं मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हमारी एक्शन लेती, वो एक क्लास ठेकेदार हैं, उनको ब्लैक लिस्ट होना चाहिए था अभी तक, क्योंकि 30-40 लाख रुपए वो दिख रहा है वहाँ पे उन्होंने काम किया है, मतलब सिर्फ दीवारें खड़ी हैं। नहीं, अब एक और बात मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा, जब स्कूलों की हालत हमने भी देखी, काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत उन स्कूलों की है, तो जिस हिसाब के बच्चे वहाँ बता रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि कल कोई भी बच्चा वहाँ पर पढ़ेगा। सर बिल्कुल नहीं। अब निकाल रहे हैं कुछ, ये जो लड़कियाँ वड़कियाँ हैं गाँव में, असल में अवेयरनेस नहीं है लोगों को। और जो हमारे जो 47 साल अगर ये रहे, इन्होंने लोगों को अवेयरनेस नहीं दी कि तालीम ज़रूरी है। और उसमें सर उनको क्लियर सी बात यह है कि अगर लोग बच्चे पढ़ेंगे तो हमारी कौन नौकरी करेगा। यानी 47 साल अगर इन्होंने राज वहाँ पर किया तो इन्हें सिर्फ अपनी जेबें भरी। बिल्कुल कोई भी वर्क जो वहाँ पर होना चाहिए था डेवलपमेंट के नाम पे, मेरी गुजारिश, सिर्फ अपने घर इन्होंने बनाए। 47 साल में सिर्फ इन्होंने अपने घर बनाए। आप जब हमारे इलाके में आओगे, तमाम लोग यही कहेंगे कि 47 साल इन्होंने राज किया और अपना ही बनाया। गरीब आवाम को कुछ इन्होंने नहीं बनाया। और ये चाहते हैं कि अगर लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है फिर तो ये आगे निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि गुलामी कौन करेगी इनकी। आज तक तो लोग इनके गुलाम रहे हैं। तो उसके अलावा आप आखिर में कुछ कहना चाहोगे सरपंच के लिए, जिसने आपके खिलाफ हम यही कहना चाहेंगे कि एक मेरी ख्वाहिश है दिल्ली की एक डिबेट हो जाए, हम 2 साल की कारकर्दगी बताएंगे और वो अपने उस 40 या 47 साल कारकर्दगी बताएंगे। हमारे पास इतनी भी, देखिए सर, हमारे पास आज 14th FC है, सिटी पंचायत है, नरेगा है, SBM है, PMAY है, बहुत सारी स्कीमें हैं। ये सिर्फ आज ही नहीं है, हमने 2018 में इलेक्शन जीता तो ये हमारे लिए है, ऐसा नहीं है। ये स्कीम है, अगर 14th फाइनेंस कमीशन स्कीम आज चल रही है, वो 31 मार्च को क्लोज हो रही है, अब 15th FC चल रही है। ये पहले भी आता था, लेकिन इन लोगों ने आम जनता के सामने उसको छुपा के रखा। जब किसी भी एक बंदे को 20-30 हज़ार रुपया दिया, इसको बोलने लगे ये तुझे फलानी साहब का CDF है, उसको भी 40 हज़ार दिया, 20 हज़ार उसे लिया। लेकिन हमने बिल्कुल ओपन किया है उसको, और हम चाहते हैं कि हमें कोई पूछे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर हम बात करें 14 FC, नरेगा, IAY, जो भी ये सब ये है, इसमें एक चीज़ हमें दिखने को यहाँ पर मिलती है, जो इनके वेंडर्स होते हैं, एक तो वो सब कॉमन होते हैं, यानी पहले से ही रस्म चली आ रही है, एक ही वेंडर्स ने यहाँ पर रखना है। उसके अलावा बात करें जो मकान दिए जाते हैं लोगों को, उसमें भी जो है लोगों से वो पैसा मांगते हैं। आखिर क्या वजह है सर? हमारी पंचायत में ऐसा कुछ नहीं है। 2018 से पहले सर्वे जो हुई थी IAY, जो पहले IAY चलती थी, फिर बीजेपी हुकूमत जब आई, इन्होंने इसका नाम शायद चेंज कर दिया PMAY। उसमें 2012 में एक सर्वे हुई थी SEC, सोशली और इकनॉमिकली जो कमज़ोर लोग हैं उनको उन्होंने चुना था उस सर्वे में। लेकिन हर एक पंचायत में इस वक्त 50, 100, 150, 75, 30 मकान हैं, लेकिन हमारी पंचायत में 6 हैं। वो यही लोग सरपंच थे, यही इन्हीं की एडमिनिस्ट्रेशन थी पंचायत में। इन लोगों ने सर्वे ही नहीं की और हमें
मतलब 6 PMAY के मकान थे, हमने दिए उनको। आप अपने लेवल से पूछ लीजिए लोगों को, अगर कहीं करप्शन का ऐसा कोई, हमने न किसी हमारी पंचायत के किसी भी कोरम ने, किसी भी मेंबर ने, सरपंच ने पैसे की कभी डिमांड नहीं की है, और ना हम करते हैं, ना इंशाल्लाह करेंगे, इन्हीं लोगों ने। लेकिन उसके बाद भी हमने जो सर्वे की आज 2018 अपने इलेक्शन जीतने के बाद 180 के लगभग हमारे पास PMAY सर्वे जो है वो कंप्लीट है। वो मार्च के बाद टारगेट हमारे पास आ रहा है, उसमें हम प्रायोरिटी कर लेंगे सेट। जब हमें टारगेट आएगा उसके बाद हम लोगों के साथ बात करेंगे, कोरम बैठेगा, उसमें देखेंगे प्रायोरिटी पे जो होगा 1 2 3 4 करके नंबर जिसका जो होगा वो हम उनको दे देंगे। और पैसे की तो कोई बात ही नहीं, ये सेंट्रल स्कीम है, ये लोगों के लिए है। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से इन्होंने इस स्कीम का फ़ायदा उठाया होता, सर्वे की होती, तो जाहिर सी बात है हम आज धक्के नहीं खाते। तो उसके अलावा आखिर में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपका कोई मैसेज, और उस जो एक्स सरपंच है उनके लिए आखिर में आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए को क्या कहना चाहोगे कि किस तरह की उनके कार्रवाई लिए यहाँ पर होनी चाहिए? वो तो हैबिचुअल हैं, उनको पचती नहीं है कि यहाँ पर कोई भी उनके अलावा भी कोई राज करता पंचायत में। लेकिन ये अल्लाह का करना है और लोगों का फैसला होता है। ये लोग जिसको चाहेंगे, लोग बेहतरीन जज होते हैं, वो जजमेंट करना जानते हैं। उन्होंने जज किया, उन्होंने देखा कि अब इसके अहल ये नहीं है, और मुझे लगता है कि उनका जो तवाज़ुन जो है दिमागी, वो मेरे ख्याल में बिगड़ चुका है, क्योंकि एज का मसला है। गवर्नमेंट भी 60 साल की उम्र के मुलाजिम को रिटायर करती है कि अब ये काम ये घर में ही करे। तो उन्होंने अगर वो बोला तो मुझे लगता है कि उनको कुछ दिमागी प्रॉब्लम है, वो इलाज कराएं उसका। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश है कि अगर मैंने आपको इंटरव्यू के पहले शुरुआत में बोला कि उन्होंने DC साहब पे इल्ज़ाम लगाया कि जिस एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्ट्रिक्ट हेड करप्ट हो, तो अब हमारी तो क्या हैसियत है उसमें। कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि इस मामले की मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए, और हमारे खिलाफ जो FIR लगी हैं, देखें सर, थाने में इस वक्त हमारे खिलाफ FIR हैं, और हम पब्लिक और गवर्नमेंट के दरमियान हमारा पुल का काम है, और हमें काम पड़ते हैं थाने में, लोगों के मसाइल होते हैं, हम जा नहीं पाते हैं वहाँ पे। कि हमें भी डर रहता है कि कहीं पुलिस वाला हमें बिठा के ना रखे दिन भर, और हमें प्रॉब्लम पड़ जाएगी वो। तो हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है डोडा से, उनसे भी, जो हमारी लोकल DC साहब हैं, उनसे भी मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस मसले को थोड़ा गंभीरता से लें, क्योंकि अगर काल को कुछ बड़ा पंगा हो जाएगा इलाके में तो उसका ज़िम्मेदार फिर हमें नहीं मालूम कौन होगा, लेकिन जो भी होगा। लेकिन अगर कोई मर जाएगा, कोई ऐसा कोई मसला हो जाएगा इलाके में, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। हमने ऑफिशियली भी उनको रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त दी, SSP साहब से हम मिले हैं, DSP हेडक्वार्टर साहब से मिले हैं, तो उनको भी हमने ये बात बोली है। तो आप आखिर में आप भी कुछ कहना चाहोगे? बस सर, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर वो चाहते हैं कि सामने आकर हमारे साथ बात करें, तो हम खुले दिल से उनसे बात कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दाली उद्यानपुर के धार इलाके के जो ये नायब सरपंच हमारे साथ जुड़े थे, और सरपंच तो काफ़ी ज़्यादा परेशान तो नहीं थे, लेकिन इनका ये कहना है कि जो भी स्टेटमेंट एक्स सरपंच ने दी हुई है बिल्कुल गलत है, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन्होंने वो स्टेटमेंट दी है तो उनके पास भी कोई सबूत होना चाहिए। तो अगर उनके पास कोई सबूत होगा तो फिर ये बेगुनाह माने जाएंगे, लेकिन अगर उनके पास कोई भी सबूत नहीं निकला तो उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देशद्रोही का इल्ज़ाम लगाना मजाक नहीं है। तो आगे भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे ऐसे ऐसे लोगों के साथ। जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।